अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 737 क्रैश हुआ। इस खबर से पूरी दुनिया स्तब्ध है। इसमें विमान में सवार सभी 242 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। दोपहर के वक्त के क्रैश की तस्वीरें सामने आई। क्रैश की तस्वीरें डरा भी रही हैं और हादसे से पहले मेडे की पायलट की कॉल शायद अब भी कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद एटीसी में गूंज रही होगी। वहां मौजूद कर्मी उस आवाज को सुनकर उबर नहीं पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे काश उन्हें इतना वक्त मिल पाता और वो इस हादसे को टालने की कोशिश भर कर पाते। अब हादसे के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार कम होने लगा है। आग की लपटों की आंच धीमी पड़ने लगी है, लेकिन अब हादसे के पीड़ितों का चित्कार और दर्द बढ़ने लगा। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। भारत 24 भी हादसे के प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही सवाल भी हैं। सवाल ये कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या है वो कारण जिसने छीन ली 242 जिंदगियां? घटना बहुत दुखदाई है और मैं रामगढ़ जिले के कार्यक्रम में था। मेरे मीडिया कर्मियों ने वहां सूचना दी। मैं कार्यक्रम को हमने बीच में ही छोड़ा और हम रांची आ गए और हमने आज सारे कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। घटना दुखदाई है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। तो अभी लैंड हुआ तो अभी पता चला, डिटेल तो पता नहीं चला। अभी दिल्ली से या पटना उतारे तो फोन खोलते ही वो खबर मिला है। बड़ा दुखद है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखें। हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है। कंट्रोल रूम जारी किए वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और वो क्रैश हो गया है। अभी स्पष्ट समाचार नहीं मिला है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि उसमें आग लग गई और 242 लोग उसमें सवार थे। एयर इंडिया का ये फ्लाइट 171 देखिए, उड़ान के महज 10 मिनट के भीतर ये किस तरह से तस्वीरें सामने आई। क्रैश होता है और क्रैश के बाद बहुत बड़ा धमाका, धुएं का गुबार, आग की आसमान छूती लपटें, और इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि जो लोग इस पर सवार थे उनकी जिंदगी का बचना लगभग नामुमकिन था। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। क्या टेक ऑफ के वक्त विमान का इंजन फेल हो गया था? क्या कोई अन्य तकनीकी खामी इस हादसे की वजह बनी? क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिवीजन से कोई चूक हुई? क्या लोड फैक्टर का मिस कैलकुलेशन बना हादसे की वजह? और क्या विमान का लैंडिंग गियर अच्छे से बंद नहीं हुआ? ये तमाम सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। ब्लैक बॉक्स को तलाशा जाएगा। अलग अलग टेक्निकल टीमें जो हैं वो इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल करेंगी। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में 500 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। सेना भी लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। नवीन भटनागर जी, डीआईजी एनडीआरएफ रिटायर्ड, प्रोफेसर संतोष कुमार जी, सीईओ आईआईएसएसएम, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौंगवानकर सर जी लगातार बने हुए हैं। पहला सवाल नवीन सर मेरा आपसे ही होगा। अब दुखद खबर यह आ रही है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो किस स्तर पर रहेंगी? सेना का वहां मौजूद होना क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा है कि ये तो कार्रवाई होनी है। जब कभी इस टाइप के कोई हादसे होते हैं उसके अंदर हमारे रेस्क्यू टीमें
अंत समय तक रहती हैं। और इसके अलावा कोई एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं स्पॉट पे, तो उनको भी हम लोग इकट्ठा करते हैं, ताकि वो डिटेल इंक्वायरी जब होगी तो वहाँ उनकी जरूरत पड़ती है। साथ ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी होती है, अगर कुछ भी इस हादसे में कोई जान में अगर कोई भी लाइफ अगर बच सकती है, तो उसे बचाने की पूरे प्रयास किए जाते हैं। यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पास में हॉस्पिटल है, तो जो घायल लोग थे उनको वहां ले जाया गया और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन जो फायर बॉल के चक्कर में आ गए या फायर बॉल के ब्लास्ट पे आ गए, तो उनका तो बचना मुश्किल होता है, क्योंकि एविएशन फ्यूल जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, साथ ही उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और साथ ही जो उसमें एक क्लास मटेरियल जलता है तो उससे भी बहुत ज्यादा क्लाउड बनते हैं, फायर क्लाउड। तो ये जो क्लाउड जो होते हैं, इससे बचने का तो खैर मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि पूरे सांस ट्रैक और जो आपका फेफड़े सारे एकदम कॉगलेट हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, और उनमें कार्बन स्टैक्ड हो जाता है, तो आप सांस नहीं ले सकते। और फायर बॉल जो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो जो भी फायर बॉल के चपेट में आ गया, उसका तो खैर बचने का मतलब ही नहीं होता है। बॉडी एकदम ऐसी हड्डी सी निकल जाती है, सारा मांस वगैरह सब चिपक जाता है, जल जाता है। बहुत गंदा सिचुएशन होता है, क्योंकि हमने हैंडल किया है तो हमें मालूम है क्या होता है और कैसे हम इसको डील करते हैं। सर, तो इस सदी में इस तरह की इंडिया सिचुएशन इंडिया में कोई थी नहीं, इस लेवल का फैटल एक्सीडेंट भारत ने देखा नहीं था। किस तरह की अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कोशिशें हैं या डेड बॉडीज को पहचानना, डीएनए सैंपल्स लेने की बात भी कही गई है, ये कितना वक्त इसमें लगेगा? दूसरा, जो ब्लैक बॉक्स है रिकवर होने से क्या जानकारियां सामने आने की उम्मीद है? इसके लिए जो है हाई लेवल एक इंक्वायरी का गठन किया गया है, जिसमें सारे डॉक्टर्स, टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स इसके अंदर मेंबर्स हैं, और उन्होंने इमीडिएटली इंक्वायरी शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें ऑनरेबल पीएम इन्वॉल्व हैं और होम मिनिस्टर जी इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका जो है कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर डिटेल आएगी कि भाई क्या हुआ, हादसा क्यों हुआ, पायलट ने क्या नोटिस किया, क्या उसने इन्फॉर्म किया एटीएस को, एटीएस ने क्या कार्रवाई करी, ये सारी चीज उसमें आएगी डिटेल इंक्वायरी में। इसलिए अभी इसके ऊपर कमेंट करना हम लोगों के लिए जल्दबाजी होगी। ठीक, एक बड़ी खबर का रुख। समीर सर, ये प्रायोरिटी अब आगे बढ़ाने की होगी, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बचा है, उन लोगों को तलाशना भी बाकी है जो लापता हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सरकार, मैं आऊंगा नवीन सर, मैं आता हूं। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास अब फिलहाल ये है कि जो यात्रियों का निधन हो गया है, दुखद 242 यात्रियों का कहा जा रहा है निधन हो गया है, उनको आइडेंटिफाइड करना कि बॉडी किसकी है, डीएनए मंगाया जाएगा, सैंपल मैच कराया जाएगा, परिवारों को उनकी बॉडियों को सौंपना। वो अहमदाबाद होंगे तो लोकल, अगर वो बाहर के होंगे तो वहाँ सौंपना। और जो पूरी घटना घटी कि छात्र भी घायल हो गए जिस प्लेन पर गिरा था, और मुझे लग रहा है कि जो घटना पूरी घटी वो इतने कम समय में घटी है कि पायलट के पास इतना समय भी नहीं था कि वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोले और वापस टर्न करके इमरजेंसी लैंडिंग करा सके। अब देखिए 600 फीट पे जब गया था, 10 मिनट के अंदर पूरा दुर्घटना घट चुकी है। और बोइंग को मुझे लगता है इस मामले में, मतलब अब बोइंग का इन्वॉल्वमेंट आया और बोइंग ने कहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे। इस ड्रीम लाइनर को लेकर पहले भी शिकायत आती रही है, 3 महीने के लिए इसको उड़ाने के लिए जब पाबंदी लगी थी, उसके बाद इसको फिर परमिशन मिली है। तो बोइंग को ये जवाब देना पड़ेगा कि उसके ड्रीम लाइनर के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, लेकिन इसके बारे में जो शिकायतें लगातार रही है, तो ऐसा क्या रहा कि भाई वो दिल्ली से तो अहमदाबाद बहुत सेफली गया, लेकिन अहमदाबाद से टेक ऑफ करते ही वो क्रैश हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि बोइंग की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, सरकार जांच करेगी, हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। 242 लोग, जिसमें 169 तो भारतीय मूल के लोग थे, बाकी फॉरेनर थे, 52 के करीब पुर्तगाल के भी कुछ लोग थे, उनकी जो डेथ हुई है। मुझे लगता है कि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, अमित शाह जी खुद तत्काल अहमदाबाद के लिए चले गए, वहाँ के मुख्यमंत्री सिविल हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, सेना के अस्पताल को हाई मोड पर रखा गया है, तमाम तरह की सुविधाएं। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा किसी के बचने की संभावना कम नजर आ रही है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन अब इसकी जांच होगी, उसके बाद पता पड़ेगा कि ये गलती क्या थी, क्या पायलट से कुछ गलत हुआ,
कॉकपिट से जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे पता पड़ेगा कि प्लेन के इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, ज़्यादा वजन प्लेन के अंदर ले लिया गया था। तमाम चीज़ें जब रिपोर्ट आएगी तब पता पड़ेगा। फिलहाल ये मामला बहुत ज़्यादा एक दुखद घटना घटी है। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है और उनके परिवार वालों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। यूके गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम भी मिलकर इसकी जांच में सहयोग करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंटरनेशनल इमेज के हिसाब से भी। बिल्कुल, पूरा देश इस समय मदद करने की तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो संभव होगी राज्य सरकार करेगी। सारे मुख्यमंत्री ने, भजनलाल जी ने भी कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, सभी कैबिनेट मंत्री लगातार उसमें जो अपना रोल अदा कर सकते सब तैयार है। विदेश मंत्रालय का भी बयान है। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्था की। अमित शाह ने चार्ज संभाला, अभी वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। अगले 48 घंटे के अंदर परिस्थितियां कुछ साफ होगी। सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि जो लोग डेथ हो गई है उनका डीएनए सैंपल मैच करा के बॉडियों को परिवार को दिया जाए। जो परिवार के लोग आए उन्हें संभाला जाए, क्योंकि इस समय परिवार के लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे होंगे, जहां घटना घटी वहां होंगे, वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इस समय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो लोग हैं, और किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले इस बात को लेके। ऐसे में सोशल मीडिया लोग देखते हैं और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के लोग कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी से फ्लोट होनी शुरू हो गई हैं। तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और लोगों से भी अपील होना चाहिए कि भाई आप किसी तरह की अफवाह या कोई खबर ना फैलाएं। वहां पुलिस कमिश्नर है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट से जो बयान आएंगे उसके ऊपर आप करो। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर पे आपको जो मदद चाहिए वो आपको मिलेगी। तो मुझे लग रहा है इस समय थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है लोगों को भी। लोग मदद कर रहे हैं, सरकार एजेंसियां सारी मुस्तैद तरीके से काम कर रही है निश्चित रूप से। लेकिन जिनके परिवार के लोग इस प्लेन में यात्रा कर रहे होंगे वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इस समय विचलित, दुखी होंगे, परेशान होंगे। वो अस्पताल जाएंगे, बॉडी नहीं मिलेगी तो वो स्थान पर जाएंगे। तो सरकार इस समय उनको देख रही है। मुझे लग रहा है कि 48 घंटे सरकार के लिए बहुत परेशानी वाली रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और सरकार का आधिकारिक बयान आएगा तब मुझे लगता है ज्यादा स्थितियां साफ होंगी। ठीक। स्वास्थ्य विभाग के चीफ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी जी का स्टेटमेंट आया, उनका एक बार बयान सुनते, फिर संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। इस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें। संतोष जी, क्या कोई लूपहोल अभी दिख रहा है? कई तरह की थियरी सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही हैं कि इसमें हो सकता है कि कोई मैनुअल गलती रही हो। ड्रीमलाइनर को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे यूएस एजेंसी से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसको लेकर कोई सबूत या इस तरह की बातें नहीं है। जैसे सर ने कहा, इस तरह की बातों को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन कोई लूपहोल आपको अभी दिख रहा है इसमें? नहीं, पहले तो ये सबसे दुखद और दर्दनाक घटना के लिए हमारी संवेदना उन परिवारों के लिए जहाँ पे लोगों ने उनका जीवन खोया। ये दो तरह की घटना हो गई, एक तो प्लेन में जो सवार थे वो, और दूसरा जो जहाँ पे प्लेन गिरा, जिसमें अस्पताल की बात हो रही है। ये पूरी जो प्लेन की प्रक्रिया है उड़ान की, और उसमें आप देखें कि हमारी जो प्रोटोकॉल होता है उसमें कहीं इस तरह की चीज़ें अभी तक कहना बेमानी होगा, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया जांच की ब्लैक बॉक्स के बाद पहुंचे, जैसे आप यहाँ शुरू करते हैं बैगेज चेक इन से, पैसेंजर चेक इन से लेके, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से लेके, हमारी सारी प्लेन की चेकिंग, उसकी मशीनरी की चेकिंग, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम की चेकिंग, और उसके बाद फिर हमारा एटीसी से संपर्क आदि आदि जितने भी मैकेनिकल, ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। खास करके ये लंबी उड़ान है, और ये छोटी उड़ान में भी होता है और बड़े उड़ान में भी होता है। ये लंबी उड़ान के कारण थोड़ा एहतियातन ज़्यादा ये होता है। हमारी और भी प्रोटोकॉल जो नॉन नेगोशिएबल प्रोटोकॉल होते हैं उसको और भी मजबूत किया जाता है। तो ये जो एक देख के विमान का जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि विमान उड़ने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का ऐसी दुर्घटना कभी देखी नहीं गई सिविल एविएशन के एक्सीडेंट में। लेकिन ये जब इसकी जांच होगी, ब्लैक बॉक्स पे पूरी डिटेलिंग होगी, और जो आपने बोइंग की बात करी कि बोइंग अपने आप में एक बड़ा वो एक ऐसी कंपनी है जिसने बनाया है और इतने दिनों से उनकी शाख है। और हमारे मित्र भी कह रहे थे कि अभी पिछले कुछ सालों से उन पे
प्रश्न चिन्ह लगा है, ये सारी चीजें संभावनाएं हैं। सो सारी संभावनाओं को अभी विराम देने की बात है, क्योंकि इसमें अटकलें लगाना बहुत मुश्किल है और अटकलें लगाना नहीं चाहिए। और इसमें जितनी भी चीजें हैं साइंटिफिकली प्रूवन हो और उसको देख के, ताकि आगे की रणनीति हमारे सिविल एविएशन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन कैसे हो, किस तरह की हादसा ना हो। नॉर्मली ये कहते हैं फ्यू एंड फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं सिविल एविएशन में। तो पहली बात ये। दूसरी बात जो ये आपने हमारे मिलते का डीएनए की, निश्चित रूप से एक हमारी सिस्टम में अभी ये बात आएगी कि डीएनए होना चाहिए, और प्लस हमारे फॉरेनर्स इसमें बहुत हैं, हमारे एम्बेसीज इन्वॉल्व होंगी और इंटरनेशनल इसमें उनके डीएनए की बात होगी, उनके पहचान की बात होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्टिवेट होंगे। सो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सिविल एविएशन मिनिस्टर सभी इसमें पूरी तरीके से लगे हैं। तो हमारा एक तरह से कहें कि पूरा देश और देश की जितनी भी हमारे जो शक्ति है इसमें लगी हुई है, खास करके जो एक प्रशासनिक शक्ति है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो भारत का भी जो दौर है, इसमें इस एक्सीडेंट के कारण सभी हिले हुए हैं। आपदा प्रबंधन में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी हिले हुए हैं। इस तरह के हादसा को देख के कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप एक इत्मीनान की कभी सांस ले रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है कि हमारा कहाँ पे ये चूक हुई, किस तरह की गलती हुई, किस लेवल पे गलती हुई, कहाँ गलती हुई। तो ये एक पूरी प्रक्रिया सिविल एविएशन की जो प्रोटोकॉल होगी, जांच की, वो होगी। जय हमने ये भी कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्टीज हमारे देश में उपलब्ध हो। हमारे देश में उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्टीज को भी एंगेज करना चाहिए। और उस तरह से, क्योंकि ये हादसा एक सामान्य हादसा नहीं है, ये बहुत मुश्किलात का है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से ये हुआ कि उड़ान भरी और लगा कि किसी ने दबा दिया। तो ये उनकी लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम थी कि ये टेक ऑफ में प्रॉब्लम हुई, प्री कंडीशन टेक ऑफ की मिशनरी में हुई कुछ, क्योंकि पायलट ने कम्युनिकेट किया है तो एटीसी ने, तो एक लैंडिंग गियर में अगर इशू होता है सर, इतना नीचे फ्लाइट कैसे आती है, भी सवाल पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि ये अभी सभी संभावनाएं हैं, जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके, चाहे ग्राउंड से, क्राफ्ट से लेके, और तो इसमें भी सारे डिटेलिंग तभी हो पाएगी या कोई बात कहनी लाजमी होगा जब आप इसके डिटेल्स आएंगे। अभी इस एविएशन एक्सीडेंट के बारे में, कॉज के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। इफेक्ट के बारे में जरूर अभी बात करनी होगी कि हम किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुए हैं, अगर जैसा कह रहे हैं कि मौत की बचने की संभावना नहीं है, तो लोगों को, खास करके जो लोग उनके परिवारजन हैं, वहाँ भी हमें भी मेंटल ट्रॉमा काउंसलिंग करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह के लोग ट्रॉमाटाइज होंगे, परिवार के लोग, कुछ एयरपोर्ट पे रहे होंगे, कुछ एयरपोर्ट के बाहर गए होंगे, एक यहाँ, और दूसरा भी देखिए एक दूसरे सिनेरियो होगा जब गैटविक एयरपोर्ट पे जो सिनेरियो होगा, जो लोग वहाँ रिसीव करने आए होंगे या उनके परिवार के लोग होंगे, तो एक दोनों तरफ से जहाँ जहाँ के लोग हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लंदन की बात करें, पोर्चुगीज की बात करें, ये इसमें एक मसला डिफरेंट टाइप का है रेस्क्यू ऑपरेशंस। और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में केवल डीएनए इज नॉट द आंसर, इसमें बहुत सारे जो रेस्पॉन्स के जो प्रोटोकॉल हैं उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। समीर सर, नॉर्म्स को लेकर भी क्या आप सवाल उठेंगे, जो हमारे देश में नॉर्म्स हैं, या फिर अभी जल्दबाजी होगी, अभी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आने दें हम? नहीं, मुझे लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बयान अभी आया। नवीन सर इसके बाद आता हूं मैं। नवीन सर जी सर। अच्छा, मुझे लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बयान भी इस संदर्भ में आया। और देखिए, ये पहली बार तो इंटरनेशनल फ्लाइट जा नहीं रही थी। रोज हजारों की संख्या में पूरे देश से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, मुझे लग रहा है वो सारे फॉलो होते हैं। एक किसी के साथ एक घटना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी फ्लाइट के अंदर वो नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। और देखिए, बहुत ये एबनॉर्मल है। जो संतोष कुमार जी बता रहे थे कि बहुत एबनॉर्मल लगा कि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और ऐसा विजुअल सर हमने पहले कभी देखा भी नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट देखे। और जनरली कभी होता है तो पायलट के पास इतना समय होता है कि वो एटीएस से बात करता है और इमरजेंसी लैंडिंग कहीं कर लेता है, उसके पास समय होता है। यहाँ उसके पास समय भी नहीं था। उसने टेक ऑफ किया और 600 फीट तक जाने के बाद वो वहीं पर मतलब हो गया। तो ये पता पड़ेगा कि ऐसा क्या था। अब बोइंग भी इस मामले में जब इन्वॉल्व होगी तब तमाम जांच होगी, तो आएगा कि क्या कारण था कि इस पायलट उसको टेक ऑफ नहीं करा पाया, क्या कारण था कि ये पता नहीं पड़ पाया उसको टेक ऑफ करते समय कि कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। हम देखते हैं कि कोई रेल एक्सीडेंट होता है, मुझे लग रहा है जांच होगी। इस तरह की जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कमिटीज का गठन होता है। काकोडकर कमेटी बनी थी रेलवे वाले हादसे पे, उससे हमने कई सारी चीजों को सीखा भी है।
ऐसी जरूरत यहाँ पर भी अब आन पड़ी है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना आई है और इस तरह की घटना से एक डर का माहौल भी क्रिएट होता है और जो बोइंग है या एविएशन मिनिस्ट्री या एविएशन के जो दूसरे लोग जुड़े हुए उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सरकार की कोशिश होगी कि इस मामले को लेकर पूरी जांच हो, पता पड़े क्या हुआ, भविष्य में इस तरह की घटना न हो, सरकार सुनिश्चित करेगी। और सरकार ने जिस तरीके से प्रिवेंटिव स्टेप घटना घटने के बाद तुरंत जो उठाए कि अमित शाह खुद तत्काल वहां गए, मुख्यमंत्री वहां सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री ने कहा, सेना को लगाया गया है, दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है, तमाम राहत कार्य की गए, परिवारों को जिस तरीके से लाकर वहां पर एडजस्ट करके बात की जा रही है, मुझे लगा सरकार को जितना संभव होता है सरकार ने उससे ज्यादा काम वहां सरकार कर रही है। लेकिन अब घटना घट गई, घटना घटने के बाद सरकार का उसके पीछे रिएक्शन कैसा है, वो रिएक्ट करने में ज्यादा महत्व था। सरकार ने बहुत तेजी से इसके ऊपर रिएक्ट किया है। सरकार का आधिकारिक बयान मुझे लग रहा है अमित शाह जी जब जाएंगे देखेंगे, कल शायद हो सकता है इसका आधिकारिक बयान आए, एमईए का भी इस संदर्भ में बयान आएगा, क्योंकि विदेश की भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए, अभी उनकी बॉडी को भी आपको आइडेंटिफाइड करके कंसर्न कंट्रीज के अंदर भेजना है। तो मुझे लग रहा है अभी 24-48 घंटे तमाम ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन जांच तत्काल स्तर पर होगी। कॉकपिट से क्या मिलता है, पायलट ने क्या संदेश भेजा, एटीएस ने इसमें क्या रिसीव किया, इस संदर्भ में जब ऑफिशियली जब सरकार की जो रिपोर्ट आएगी, मुझे लग रहा है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप नवीन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह के जब एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैश हुआ, उसके बाद सबूत इकट्ठा करने वाला प्रोसेस कितना अहम होता है, क्या प्रोसेस वो होता है ताकि ऐसी घटनाओं की जांच पड़ताल सबूतों के साथ आगे बढ़ सके? जी, क्योंकि जब इंक्वायरी होती है, ये क्योंकि इंटरनेशनल इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो गया है और इसके लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो लोग पूरी जांच करेंगे। जांच में वो सब बारीकी से देखेंगे कि ये टेक्निकल फॉल्ट थी या मैकेनिकल फॉल्ट थी या किसी का हैंडलिंग मिस हैंडलिंग हुआ है या कम्युनिकेशन फॉल्ट थी, वो सारी फॉल्ट देखेंगे और उसके लिए एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। साथ ही वो ये भी देखते हैं क्या इसके अंदर कोई और एंगल तो नहीं है इन्वॉल्व, वो भी देखी जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि इसमें एनआईए को भी अगर इन्वॉल्व किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। शायद हो सकता है कोई और चीज इसके अंदर हो जाए, मिल जाए, क्योंकि ऐसे हादसों में रहता है एक टेरर एंगल भी रहता है। मेरे विचार में तो नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इसमें एनआईए को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बाकी जो है हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं वो सारे लगे हुए हैं और बाकी फायर वाले हैं, एनडीआरएफ है और पुलिस है, ये सभी लोग इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो देखेंगे विटनेसेस। तो इसमें देखते हैं कि कॉरोबोरेटेड फैक्ट क्या है इसके अंदर, क्या और क्या एविडेंसेस है, फिजिकल एविडेंसेस क्या है, वो सारी चीजें कलेक्ट की जाएगी। ये सारी चीजें जब एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ वो सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल से ही रिकवर किया जा सकेगा, क्योंकि कोई यात्री बचा नहीं है। ये जानकारी यानी पूरी तरह से कम्युनिकेशन डिटेल जो है उसी पर डिपेंडेंट होगी। जो ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड है वो सारा इस पे आ जाता है। जो एटीएस से बात हुई है पायलट की, उसने पैनिक बटन दबाया है या जो एक्टिविटी है वो सारा उस पे आएगा। और वो जो इंक्वायरी आएगी, इंटरनेशनल इंक्वायरी भी होगी वो, और ये सारा करेंगे तो उस पे ये चीज रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि इसके लिए बोइंग का स्टाफ भी आया हुआ है इंक्वायरी करेगा कि भाई किसकी गलती है क्या है। तो ये तो हाई लेवल है, तो इसके अंदर तो हमें हर बारीक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जी। और दूसरी तरफ सर जो हमने हॉस्टल के विजुअल्स देखे हैं वहां अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, 4 से 5 छात्र और उनके कुछ रिश्तेदार भी। वो पैरेलल रेस्क्यू मिशन जो है वो कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि इमारत पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। बिल्कुल, उसको भी देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग तो डर के मारे भाग गए, हो सकता है कई लोग फिसल के गिर गए और इतनी जोर से वो गिरा है बिल्डिंग के ऊपर कि लोग दहशत में आ गए होंगे और गिरे भी होंगे और वो मलबे में कहीं हो सकता है दबे भी हो। तो वो मलबा जो है उसके ऊपर भी वहां भी छानबीन की जा रही है, देख रहे हैं शायद उसमें कोई मिल जाए, या कहीं ऐसा है तो इन्फॉर्म किया गया है लोगों को, कहीं हो गए तो वो आ जाएंगे। बेहोश भी हो जाते हैं कई लोग, ऐसा हादसा जब होता है डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। तो वो सब बाद में ही पता लगेगा, कल सुबह तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी।
बाकी जो है हॉस्पिटल वालों को बता दिया गया है, बराबर भेजा जा रहा है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये फायरबॉल की जो चपेट में आए हैं, तो इनको तो बगैर डीएनए टेस्ट के आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है फायरबॉल। इसमें आपका कुछ भी नहीं पता लगता। मतलब जो हड्डियों लोगों के की अलावा। डेथ हुई है उसका मेन रीजन ये फायर बॉल ही था या क्रैश भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल, फायरबॉल हुई है, उससे हुआ ही है। जी समीर सर, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या जो एनआईए की जरूरत बताई गई नवीन सर की तरफ से, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति में ये क्रैश हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, उसके ठीक बाद Exactly. इससे जोड़ा जा सकता है क्या इसे? समीर सर। देखिए, मुझे- अभी जल्दबाजी होगी, मैं तो नहीं कहूंगा ये कि इसे जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोई हर्ज भी नहीं है अगर इसको भी क्वारी ठीक में है। ले लिया जाए, समीर सर, क्योंकि इस पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती। उसी में कि समीर सर ये कुछ जो जोड़ना है चाह रहे हैं नवीन सर, एक मिनट। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय शानदार विचार कर रहा होगा, केंद्रीय एजेंसी विचार कर रही होगी कि क्या इसको एनआईए नेशनल एजेंसी को इसमें शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बड़ी जब खबर उन्हें सर, अगर- वापस आऊंगा इसी पे। समीर सर, आपकी बात। नहीं, अब पुलिस कमिश्नर का बयान आधिकारिक रूप से भी आ गया है, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से एपी की तुलना में पुलिस कमिश्नर के बात को ज्यादा महत्व देना जरूरी है। और उन्होंने कहा है फिलहाल, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो 41 घायल है वो स्वस्थ ठीक हो जाए और उनमें से किसी तरह की और कैजुअलिटी ना हो और वो स्वस्थ होकर अस्पताल से उनकी छुट्टी आने वाले समय में हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर शामिल करने की बात है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार देखेगी, गृह मंत्रालय इस बात को देखेगा, तमाम जांच की जो रिपोर्ट आएगी, जो फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से केंद्र सरकार तय करेगी या गृह मंत्रालय तय करेगा कि सो एनआईए को इसमें शामिल करना है कि नहीं करना है। मुझे लग रहा है इस पर सरकार विचार कर रही होगी। लेकिन जो पूरा मामला है, मुझे लग रहा है कि अब सरकार को लग रहा होगा कि इस मामले को कि ये बहुत नॉर्मल क्रैश नहीं हुआ है। ये जिस तरीके से हुआ है, शायद इस तरह के दुनिया में इस तरह की मतलब क्रैश की ऐसा कोई पैरेलल विजन हमें भी याद नहीं आता इस तरीके से हुई होगी। तो ये क्यों हुआ, किस तरीके से मैन हैंडलिंग इसकी गलत रही है, वेट का रहा कि क्या कोई टेक्निकल इशू है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है प्लेन के अंदर कि तमाम चीजें बहुत ज्यादा बारीकी से चेक होती है, पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, ब्लैक बॉक्स से क्या निकल कर आता है, पायलट की और एटीसी की क्या बातचीत हुई है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक दुखद घटना है और बहुत आश्चर्य करने वाला है कि इसमें इतना भी समय नहीं था कि वो कहीं इसको सुरक्षित जगह लैंड कर सके या वापस टर्न लेके लैंडिंग कर सके। जनरली ऐसा होता है, कई बार प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, प्रॉब्लम आती है, एटीएस से बोलते हैं तो दूसरे शहर में जाके या वापस आके वो लैंड कर लेते हैं। तो कभी कहीं पक्षी टकरा जाता है तो भी उनको समय रहता है, वो लैंडिंग कर लेते हैं। यहाँ इतना भी समय नहीं मिला उसको। तो मुझे लग रहा है कि एक कोई बड़ा घटना होगी, जांच होगी तो पता पड़ेगा कि इसमें बोइंग जो बनाया, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट रहा, कोई किसी तरह का रहा या क्या कंफ्यूजन रहा, किस तरीके का जो भी रहा, मुझे लगता है बहुत दुखद रहा और उसकी बहुत भारी कीमत देश को चुकाना पड़ी है। 242 हमारे देश के लोग थे, जिसके अंदर 169 तो भारत के नागरिक थे, बाकी विदेशी नागरिक थे। दूसरे देशों से जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा? निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय ने भी इसकी हेल्पलाइन जारी की है और पासपोर्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है कि किस एमईए ने उस कंट्री के दूतावास को बता दिया होगा। दूतावास अपने कंट्री के लोगों से उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन लोग जो लोग लोकल हैं या गुजरात के होंगे, अहमदाबाद के होंगे, उनके डीएनए सैंपल तुरंत वहां 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। फिर वहां से जो दूसरे देश के लोग हैं उनकी फैमिली उनके लिए समय लगेगा, उनकी बॉडी को पहले संभाल के रखा जाएगा, फिर डीएनए आएगा, फिर डीएनए मैच होगा, बॉडी को फिर आपको उस कंट्री में भेजना पड़ेगा। हो सकता है कि बॉडी वहां भेज दी जाए, वहां उनका डीएनए टेस्ट होगा कि उनके घर के लोग तो यहाँ को लाया नहीं जाएगा, बॉडी शायद वहां लेकर जाएगी, फिर वहां डीएनए टेस्ट होकर उनका उस देश का जो प्रोसेस होगा, गवर्नमेंट जो करेगी वो होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार बहुत तेजी इसके ऊपर काम कर रही है और एजेंसियां बहुत तेजी से अच्छे से काम कर रही है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, तमाम तरह की बॉडी निकाल के अस्पताल। नवीन सर, आपने कई रेस्क्यू मिशंस में खुद जिम्मेदारियां संभाली हैं। जो विदेशी नागरिक होते हैं उनकी डेड बॉडीज को जब रिकवर किया जाता है, पहचान नहीं हो पाती, तब क्या किया जाता है? तो भी जो है अपना जो मॉर्चरी होती है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है या सैंपल से मंगा लिए जाते हैं बस? जी, मॉर्चरी में रखा जाता है, पूरा उस पर डिटेल होती है और ये किस देश का नागरिक है, क्या है, मतलब वो तो सारा कंफर्म नहीं होता है। जिनका कंफर्म होता है उनका लिख दिया जाता है, बाकी बॉडी रखी रहती है जो फिर बाद में उसको टेस्ट किया जाता है, बॉडी के पार्ट्स वगैरह। जैसे ऑनरेबल राजीव गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था तो उनके हाथ पैर वगैरह कहीं नहीं मिले थे, दूर दूर थे, तो उनको डीएनए टेस्ट के थ्रू उनको पहचान करके इकट्ठे किए गए थे। तो लाइकवाइज
यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि फायरबॉल की चपेट में आए हैं, बिल्कुल जल गई है बॉडी अच्छी तरीके से, तो इसपे जो है डीएनए का जो उनका जो रिकॉर्ड है, ठीक है। जो वो लोग टिकट बुक कराए थे, ये सब किए थे, तो उनको बुला के उनको मैच कराएंगे। ठीक है। आज का संतोष सर, टेक्नोलॉजी- किन किन फैक्टर्स पर अब ये जांच शुरू होगी? क्या क्या पहलू होंगे जिन पर ये जांच होगी और आगे कदम उस हिसाब से फिर उठाए जाएंगे? देखिए, ये तो सबसे पहले जैसे और लोगों ने बोला कि ब्लैक बॉक्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के बारे में बताएगा, उसमें तकनीकी खराबी क्या हुई, क्या पायलट ने एक्शन लिया, क्यों 657 फीट ऊंचा उड़ने के बाद फिर नीचे आया। फ्लाइट ऊपर नहीं टेक ऑफ हो पाया, ये सारी डिटेलिंग होगी ब्लैक बॉक्स से। लेकिन जो अदर डिटेलिंग होगी, जो जांच की प्रक्रिया बनेगी, वो वहां से शुरू होगी कि क्या कोई बैगेज में कहीं चूक हुई, क्या कहीं और जगह पैसेंजर में कोई चूक हुई। जांच में सारी चीजें आएंगी, इंटीग्रेटेड जांच होगी। प्लेन में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, हमारी सारी चीजें कि मैकेनिकल फॉल्ट क्या था क्या नहीं था, ग्राउंड स्टाफ जो चेक करते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी थी, वो चेक होगा इन्वेस्टिगेशन में केवल प्लेन के मूवमेंट और ब्लैक बॉक्स पे डिपेंड नहीं होगा। इससे सारी कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और होना चाहिए, जैसे मुझे लगता है, ताकि एक नतीजे पे निकले, क्योंकि ये जांच इसलिए होगी कि आगे सिविल एविएशन में उन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके, ताकि आगे दुर्घटना इस तरह की चीज़ें अगर होती, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर उनके वेट का, जैसा बता रहे थे, वेट में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कम्युनिकेशन हमारा ब्रेकडाउन हो गया, जो भी मैकेनिकल फॉल्ट हुआ, जो ब्लैक बॉक्स बताएगी या फिर और भी चीज़ें, तो जांच का जो मूल उद्देश्य यही होगा, पहले की कॉज को समझना और दूसरा उस कॉज के बाद उसको एड्रेस करना। ठीक। और एड्रेस करने में सिविल एविएशन में जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो चीजें हैं इस तरह से, वो हम और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि सिविल एविएशन इज दी ओनली, जो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वर्ल्ड क्लास है। हर चीज में उनकी ट्वाइस थ्राइस